तो आज हम पढ़ेंगे 6th चैप्टर, दैट इज सिटीजनशिप। तो चलिए, पहला टॉपिक है मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। तो जैसे अन्य मॉडर्न स्टेट में होता है, वैसे ही इंडिया में दो काइंड के लोग रहते हैं। पहले को कहते हैं हम लोग वहाँ के सिटीजन्स, और दूसरे हुए उसके रेस्पेक्ट में एलियंस। सिटीजन्स जो होते हैं ना, वो फुल मेंबर होते हैं इंडियन स्टेट के, और उनकी निष्ठा इंडिया के साथ जुड़ी हुई रहती है। और सिटीजन्स जो हैं वो सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करते हैं। एलियंस का क्या होता है कि वे किसी अन्य देश के सिटीजन्स होते हैं, इसलिए उनको सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करने के लिए नहीं मिलता है। तो अब एलियंस भी दो कैटेगरीज के होते हैं। पहले होते हैं फ्रेंडली एलियंस, दूसरे हुए इनेमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस जो हैं वे उन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं जिनके साथ हमारा अच्छा रिश्ता है, कॉर्डियल रिलेशंस हैं इंडिया के साथ। और इनेमी एलियंस वे हुए जो उन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं जिनका इंडिया के साथ कुछ ना कुछ रिश्ता खराब रहा है, जैसे या तो वे मतलब उनकी इंडिया के साथ युद्ध जैसी हालात बनी हो, उस वैसे कंट्रीज के सिटीजन्स को हम लोग, हमारे लिए वो इनेमी एलियंस हुए। तो इनेमी एलियंस जो है ना, वो फ्रेंडली एलियंस के कंपैरिजन में कम राइट्स एंजॉय करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22 ये प्रोवाइड करता है। तो ये फंडामेंटल राइट है। तो ये फंडामेंटल राइट ओनली फ्रेंडली एलियंस एंजॉय करते हैं, और इनेमी एलियंस ये एंजॉय नहीं करते हैं। अब हम कुछ राइट्स एंड प्रिविलेजेस देखेंगे जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलता है और एलियंस को नहीं मिलता है, इरिस्पेक्टिव वो फ्रेंडली हो या इनेमी हो। तो सिटीजन्स को मिलने वाले राइट्स हैं आर्टिकल 15, दैट इज राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये सिर्फ सिटीजन को मिलेगा, एलियंस को ये राइट नहीं मिलेगा। दूसरा है आर्टिकल 16, राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात जहाँ तक आएगी, कोई अफसर मिलेगा तो उसमें बराबरी का अधिकार ये सिर्फ सिटीजन को मिलता है, एलियंस इस राइट को क्लेम नहीं कर सकते हैं। तीसरा है आर्टिकल 19। 19 हमारा हमें अधिकार देता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। हमें अपनी बात रखने का, अपनी बात बोलने का, एक जगह इकट्ठा होने का, एसोसिएशन बनाने का, कोई मूवमेंट आंदोलन करने का, है ना, और कहीं पर रहने का, और कोई प्रोफेशन को अपनाने का, ये सारे राइट हमें फंडामेंटल राइट्स है। ये सब हमें मिलता है ओनली सिटीजन्स को, और ये एलियंस को नहीं मिलता है। फोर्थ पॉइंट है आर्टिकल 29 एंड 30, वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, अपने कल्चर के प्रति, अपने एजुकेशनल वैल्यूज़ को प्रिजर्व करने का ये अधिकार भी सिर्फ सिटीजन को है, एलियंस को नहीं है। फिफ्थ है राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लोकसभा और स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो वोटिंग का अधिकार होता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है, वो भी सिर्फ सिटीजन्स को ही है। छठा है राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, एमपी बनने का, है ना, एमपी बन सकते हैं कौन, ओनली सिटीजन्स। एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब हुआ एमएलए या एमएलसी, वो भी सिर्फ सिटीजन ही बन सकते हैं, एलियंस नहीं बन सकते हैं। सेवेंथ है कि एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस। अब कुछ पब्लिक पोस्ट्स हैं, पब्लिक ऑफिसेस हैं, उसमें जो पोस्ट होता है वो भी सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही है, एलियंस उसके लिए एलिजिबल नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, ये सब सिर्फ सिटीजन्स ही इस पोस्ट पर बैठ सकते हैं, एलियंस नहीं। तो अभी ऊपर जितने राइट्स के बारे में हमने पढ़ा, उसके साथ साथ सिटीजन्स के को जो होता है ना, कुछ ड्यूटीज़ भी निभाने पड़ते हैं अपने इंडियन स्टेट के प्रति। फॉर एग्जांपल, हमारा ड्यूटी है कि हम टैक्स पे करें, पेइंग टैक्सेस। हमारा ड्यूटी है कि हम अपने राष्ट्र ध्वज, नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करें, नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करें, और अपने कंट्री को डिफेंड करें, है ना। और इसी तरह के और भी ड्यूटीज़ हैं काफ़ी। तो कंट्री हमें राइट्स देती है और हम कंट्री के प्रति अपना ड्यूटी निभाते हैं।
ठीक है। तो इंडिया में सिटीजन बनने के लिए आप बाय बर्थ बन सकते हैं और बाय न्यूट्रलाइजेशन भी आप सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। अ, और इन दोनों तरीके से बने हुए सिटीजन जो हैं, बाय बर्थ एंड न्यूट्रलाइजेशन, ये दोनों एलिजिबल हैं फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है। लेकिन यूएसए में कुछ डिफरेंट सिचुएशन है। वहाँ पर ओनली सिटीजन बाय बर्थ वो ही प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए एलिजिबल हैं, और जो सिटीजन न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू सिटीजन बने हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है सिटीजनशिप से फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11, और पार्ट है सेकंड। पार्ट सेकंड आर्टिकल 5 to 11 डील्स विथ सिटीजनशिप इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर, इसमें ना तो कोई परमानेंट कोई प्रोविजंस है, ना ही कोई एलोबरेट प्रोविजंस दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में इस रिगार्ड में। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया है सिंस इट्स कमेंसमेंट, दैट इज जनवरी 26, 1950। कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद कौन सिटीजन ऑफ इंडिया है, कौन नहीं है, उसके बारे में बताया गया है। और ये डील नहीं करता है विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप जो हुआ इसके कमेंसमेंट के पहले। और ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि एक लॉ इनेक्ट करे इन सच मैटर और एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप। तो इसकी जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकता है। ठीक है, कि एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप ये दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाए। तो पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया सिटीजनशिप एक्ट 1955, और जिसको कई बार अमेंड किया गया है, जैसे कि 1957 में, 1960, 1985 में, फिर 1986 में, फिर 1992 में, उसके बाद 2003 में, 2005 में, और रिसेंटली 2015 में। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 4 कैटेगरी के लोग हैं जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया कहलाएंगे इसके कमेंसमेंट होने के साथ साथ। कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट दैट इज 26 जनवरी 1950 के दिन के बाद, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तो उस समय के बाद 4 तरह के लोग हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया में काउंट किए जाएंगे। अब हम एक एक करके सारे आर्टिकल्स को देखते हैं 5 to 11। और अभी पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि एक पर्सन जो हमारे भारत में निवास कर रहा हो और इन 3 में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, वो भारत का नागरिक बन जाएगा या उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। क्या है? 3 कंडीशन में एक कंडीशन, मतलब तीनों कंडीशन को वन बाय वन देखते हैं। पहला, उसका जन्म इंडिया में हुआ हो। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू द डेट 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं कि उस पॉइंट पे ये एक पर्सन की स्थिति के बारे में। जैसे पहले हम बता रहे हैं कि पर्सन इंडिया में रह रहा था उस तारीख तक, उस तारीख को इंडिया में रह रहा था, और उसका जन्म यदि भारत में हुआ हो तो वो सिटीजन बन जाएगा। दूसरा, कि वह पर्सन इंडिया में निवास कर रहा था और उसके पेरेंट्स में से कोई एक, माता या पिता, उनका जो जन्म है वो भारत में हुआ हो, तो वो आदमी भी सिटीजन ऑफ इंडिया में काउंट किया जाएगा। थर्ड, कि एक पर्सन इंडिया में निवास कर रहा हो और 26 जनवरी 1950 के हिसाब उसके पहले वो लगातार 5 साल उसको इंडिया में रहते हुए हो गया हो। ठीक है, मतलब 26 जनवरी 1950 को वो उसके 5 साल पूरे हो रहे हो, 5 साल हो गए हों कम से कम, ऑर्डिनरली साधारण तौर पर भारत में रहे हुए। तो ये 3 तरह के
लोग भारत के सिटीजन के तौर पर माने जाएंगे। ये क्या कहता है, कौन कहता है? आर्टिकल 5। सिटीजनशिप जो है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए। काफ़ी डेट्स हैं, डेट्स के पहले, डेट्स के बाद, काफ़ी कंडीशंस हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो अब हमने पहले पॉइंट में बात किया उन लोगों के बारे में जो इंडिया में रह रहे थे, है ना, इंडिया में निवास कर रहे थे। तो उसके बारे में हमने 3 कंडीशंस में से एक कंडीशन फुलफिल करना है उसको, और उनको सिटीजन्स मान लिया जाएगा, सिटीजनशिप बन जाएगा, सिटीजनशिप उनको मिल जाएगी। दूसरा केस है उन ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए, या उस पर्सन के लिए जो माइग्रेट किया हो इंडिया में फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से इंडिया आया हो। अब उसको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, कैसे वो सिटीजन कहलाएगा इंडिया का? तो उसके लिए क्या है कि वह इंडिया का सिटीजन बन सकता है इफ़, या तो वह या उसके पेरेंट्स में से कोई एक, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक, इन में से कोई एक का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया मतलब हुआ जब विभाजन नहीं हुआ था, मतलब पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान प्लस इंडिया, है ना, और प्लस बांग्लादेश, ये 3 अनडिवाइडेड इंडिया। तो अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म होना चाहिए या तो उस पर्सन का जो पाकिस्तान से इंडिया आया है ना। ये सब हम कब की बात कर रहे हैं? ये 26 जनवरी 1950 के डेट के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि इस दिन हम इस चीज़ को जांचेंगे, ठीक है। तो उसका जन्म होना चाहिए इंडिया में, या फिर उसके किसी एक पेरेंट का जन्म होना चाहिए, या फिर उसके किसी एक ग्रैंड पेरेंट का जन्म इंडिया में हुआ हो, इन अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, तो वो सिटीजन बन सकता है, बशर्ते वह आगे आने वाले 2 कंडीशंस में से किसी एक को भी फुलफिल कर रहा हो। अब उन 2 कंडीशंस के बारे में देख लेते हैं। 2 कंडीशन में एक डेट है, दैट इज़ जुलाई 19 1948। इस तारीख के 2 पहलू हैं, एक इसके पहले और इस तारीख के बाद। तो जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किए, पहला कंडीशन जो मैंने बता दिया वो फुलफिल हो गया है यदि उनका, तो अब इन 2 में से कोई एक केस को फुलफिल करना चाहिए। वो है कि जुलाई 1948 के पहले यदि आपका माइग्रेशन हुआ है इनटू इंडिया, तो आप बस जिस दिन भी आप माइग्रेट किए हो उस डेट से आप इंडिया में साधारण तौर पर रह रहे हैं, तो 26 जनवरी 1950 के दिन के बाद, या इस दिन से आप सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहलाएंगे। सिंपल, ठीक है। जुलाई 19 के पहले आए हैं, 1948 के पहले, और आप उस दिन से लेकर 26 जनवरी 1950 तक आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो गए, ठीक। अब दूसरा केस है कि यदि आप 19 जुलाई 1948 को आए हैं या इसके बाद आए हैं, तो इसके बाद आए हैं तो आपको क्या करना है? सिंपली रजिस्टर करना है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सिंपल। पहले आए हैं तो रजिस्ट्रेशन करना नहीं है, आप ऑटोमेटिक सिटीजन बन गए। तो उस बाद में, या उस दिन, या उस दिन के बाद आए हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि रजिस्ट्रेशन कौन अप्लाई कर सकता है। तो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए आपको इंडिया में रहे हुए 6 महीने हो जाने चाहिए, जिस भी दिन आप जाके अप्लाई करते हो। या फिर दूसरी तरह से समझें इसको, तो यदि आप मान के चलिए जुलाई 1948 या उसके बाद जब भी आप आते हो, आप पहले, आपको 6 महीना यहाँ पे इंडिया में एज ए रेसिडेंट के तौर पर आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद के डेट के बाद कभी आप एप्लीकेशन डाल दीजिए फॉर रजिस्ट्रेशन, है ना, और आपको रजिस्टर्ड हो जाओगे एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी। ये कहता है आर्टिकल 6। अब थर्ड पॉइंट है, मान लीजिए कोई पर्सन है, वो 1 मार्च 1947 के बाद वो पाकिस्तान माइग्रेट कर गया फ्रॉम इंडिया, लेकिन बाद में वह इंडिया रिटर्न कर जाता है फॉर रीसेटलमेंट, ठीक है। तो वो भी इंडियन सिटीजन बन सकता है। उसको क्या करना होगा? उसको इंडिया में 6 महीने रहना पड़ेगा, ठीक है, और 6 महीने के बाद वह एप्लीकेशन डाल सकता है फॉर रजिस्ट्रेशन। और उसको दूसरे तरीके से समझे, जिस दिन भी वो एप्लीकेशन डालेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसे 6 महीने इंडिया में रहे हुए पूरे हो जाने चाहिए। यदि पूरे हो गए होंगे तो उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और वो सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाएगा।
ये कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 7। अब फोर्थ पॉइंट है कि एक पर्सन है जो इंडिया से बाहर रह रहा है, ठीक है, और समय मान के चलिए वो या तो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पहले से रह रहा हो या कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले से इंडिया से बाहर रह रहा हो या उसके बाद इंडिया से बाहर रहने गया हो, वो भी इंडियन सिटीजन बन सकता है। उसको क्या करना होगा? तो उसके लिए पहले एक कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि उस पर्सन का कोई भी पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में होना चाहिए। समझ गए? अनडिवाइडेड इंडिया मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश पूरा कंबाइन, ऐसे सोचना है। यदि इन सब प्लेसेस में उनका अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म हुआ होगा, उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का कोई भी एक, तो वो पर्सन इंडियन सिटीजन बन सकता है, भले ही वो बाहर रह रहा हो इंडिया के। ठीक है, इवन बिफोर एंड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको करना होगा यह कि जिस भी कंट्री में वो रह रहे हैं, वहाँ के डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया जो होंगे उस कंट्री में, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कराना होगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। यदि करा लेते हैं तो वो इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। ये हो गया आर्टिकल 8। अब 4 पॉइंट हमने पढ़े, उनको समअप करते हैं कि हमने अभी डील किया विद द सिटीजनशिप of first persons domiciled in India, second persons migrated from Pakistan, third persons migrated to Pakistan but later returned। जो रिटर्न नहीं हुए वो तो पाकिस्तान के नागरिक हो गए, लेकिन जो रिटर्न हो गए, ठीक है, आफ्टर वो मार्च 1 1947, उसके बाद जो पाकिस्तान गए थे, वो रिटर्न यदि हो जाते हैं तो वो रिटर्न हो गए होंगे कमेंसमेंट के समय, उससे पहले या कमेंसमेंट के समय, तो वो इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। और फोर्थ हो गया हमारा पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना, बट रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो ये 4 तरह का कैटेगरी हमने पढ़ा अभी कि कैसे वो सिटी इंडियन सिटीजन एक्वायर या कैसे इंडियन सिटीजन वो बिकम मतलब हो सकते हैं। अब हम कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं विथ रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप, उसको देखते हैं। दो है, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि यदि आप किसी और फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं तो आपकी सिटीजनशिप नहीं रहेगी। कोई भी आदमी यदि दूसरे किसी कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप नल एंड वॉइड हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 कहता है। और आर्टिकल 10 क्या कहता है कि सभी आदमी, सभी लोग जो इंडिया के सिटीजन हैं या जिनको कंसिडर किया गया है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वे सिटीजन माने जाएंगे सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के अधीन ही वो सिटीजनशिप उनकी मानी जाएगी। ये आर्टिकल 10 कहती है। अब आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 ये कहता है कि पार्लियामेंट को पूरा पावर है, वह किसी इन मतलब के सिटीजनशिप के एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप या सिटीजनशिप से जुड़े कोई अन्य मामले, उसके लिए, है ना, कोई भी प्रावधान ला सकती है। तो सिटीजनशिप के लिए कानून बनाने का पूरा प्रावधान पार्लियामेंट के पास है और उसके अंतर्गत ही आपकी सिटीजनशिप कंटिन्यू करेगी। तो ये 10 और 11 ना रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो हो गया ये 11 ने कहा ये चीज़ कि पार्लियामेंट को पावर है पूरा सिटीजनशिप के लिए कोई प्रोविज़न बनाने के लिए। अब आगे चलते हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो फिर जब पार्लियामेंट को पावर देती है कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्लियामेंट इसके लिए कानून बनाएगी। तो उन्होंने बनाया सिटीजनशिप एक्ट 1955। और इसमें क्या है? इसमें प्रावधान है सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद किस तरह से सिटीजनशिप आप एक्विजिशन कर सकते हैं और किस किस कारण से आपकी सिटीजनशिप आप लूज कर सकते हैं, इसके प्रावधान दिए गए हैं इसमें। और इस एक्ट को 8 बार अमेंड किया गया है अभी तक, 55 के बाद से। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1957 में, 1960 में, फिर 85 में, फिर 86, फिर 92,
फिर 2003, फिर 2005, अभी 2015 में भी। ठीक है। पहले क्या था कि सिटीजनशिप एक्ट 1995 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी प्रोवाइड करता था। हम लोग पढ़े थे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो है एक्सेप्ट किए हैं, है ना, फुल मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ। ठीक है, अंडर द ब्रिटिश क्राउन वो हमने एक्सेप्ट किया है। तो ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी प्रोवाइड करता था। बाद में इसको इस प्रोविज़न को रिपील कर लिया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। अब है हमारा टॉपिक एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमें देता है 5 तरीके जिसके द्वारा हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब वन बाय वन पढ़ेंगे इसको। फर्स्ट है हमारा बाय बर्थ। इसमें पहला केस है, पहला डेट याद रखिए, देखिए 26 जनवरी 1950 ऑन और आफ्टर, मतलब यहाँ से इस दिन और इस दिन के बाद से लेकर 1 जुलाई 1987 के पहले तक। ठीक है, उस दिन भी नहीं, 1 जुलाई भी काउंट नहीं होगा, उसके पहले दिन तक यदि किसी इस रेंज में यदि किसी का बर्थ इंडिया में हुआ है और उसके पेरेंट्स का कोई भी नेशनलिटी हो, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, नेशनलिटी कहीं का भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, यदि इस रेंज में आपका जन्म इंडिया में हुआ है तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है। हाँ, ये है कि आप फिर बाहर जाके किसी और कंट्री का अप्लाई कर दोगे तो फिर ख़त्म भी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, है ना। नहीं अप्लाई करोगे तो इंडिया के सिटीजन बने रहोगे। ये हो गया पहला केस। अब दूसरा डेट आप याद रखिए, 1 जुलाई 1987। इसके पहले तक का तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या होगा यदि किसी का जन्म इंडिया में हो गया। अब यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद हुआ है, ठीक है, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे ओनली इफ आपका कोई भी पेरेंट्स, कोई एक पेरेंट, एदर ऑफ हिज पेरेंट्स, वो आपके जन्म के समय सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। वो एक पेरेंट भी आपका यदि सिटीजन ऑफ इंडिया है और आपका जन्म इंडिया में हुआ ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987, तो आप भी इंडिया के सिटीजनशिप हो गए। ठीक है। अब ये कहानी कब तक है? 3 दिसंबर 2004 के पहले एक दिन पहले तक का कहानी है ये। और फिर उसके बाद की कहानी फिर अलग है। अब हम बात करते हैं थर्ड केस। तो ये होगी, थर्ड केस में यह है कि यदि आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद हुआ है, ठीक है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाने के लिए या सिटीजन ऑफ इंडिया होने के लिए, बनने के लिए आपका कंडीशन ये रहेगा कि आपके दोनों पेरेंट्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया होने चाहिए, या एक पेरेंट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और दूसरा पेरेंट जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। तो आप हो गए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो धीरे धीरे क्या होता है कि समय समय पर इसमें समय के अनुसार बदलाव किए जाते रहे हैं। समय की मांग जैसी रही है वैसे, कि ना कभी इलीगल माइग्रेंट के साथ शादी करके और वो सिटीजनशिप एक्वायर उनके बच्चे को मिल जाता था, तो दैट इज़ रॉन्ग, इसीलिए लाया गया था। या तो दोनों पेरेंट्स सिटीजन होना चाहिए, या एक पेरेंट सिटीजन ऑफ इंडिया है तो दूसरा नहीं भी है तो लेकिन इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो उस पर रोक लगाने के लिए 3 दिसंबर 2004 से लेकर आगे तक ये नियम है। ठीक है। अब है कि जैसे फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, हमारे इंडिया में रह रहे हैं, और मान लीजिए उनका उनका बच्चा का जन्म इंडिया में हो गया, तो उनका जो है उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी क्योंकि वो तो ड्यूटी पे है ना। वो रिसाइड कर रहे हैं इंडिया बिकॉज दे आर ऑन ड्यूटी। ठीक है, तो उनको लिए एक्सेप्शनल है, दे कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ, उनको नहीं मिलेगा। ठीक है। और हमारे एलियंस, वो भी एनेमी इनेमी एलियंस, उनको तो जो है उनको भी बाय बर्थ नहीं मिलेगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा बाय डिसेंट। तो अभी तक बाय बर्थ में केस था कि पर्सन का जन्म इंडिया में हुआ है। अब आगे डिसेंट देखेंगे, यदि पर्सन का जन्म इंडिया से बाहर हुआ है। तो बाय डिसेंट मतलब वंश के आधार पर। इसमें देखिए, इसमें पहला डेट है
ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 दिसंबर 1992। इस पीरियड में यदि किसी व्यक्ति का जन्म इंडिया से बाहर हुआ और उसके उसके जो फादर हैं वो सिटीजन हैं इंडिया के एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, इंडिया के सिटीजन हैं, तो वो जो बच्चा है, जो पर्सन है जिसका जन्म बाहर हुआ है और जिसके पिताजी सिटीजन ऑफ इंडिया है एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाएगा बाय डिसेंट। ठीक है, वंश तो भारत का ही है। अब आगे चलते हैं। अब डेट है हमारा रेफरेंस डेट 10 दिसंबर 1992। ऑन और आफ्टर 10 दिसंबर 1992 यदि आपका बर्थ बाहर हुआ है, इंडिया से बाहर, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे यदि आपके पेरेंट्स में से ऐदर कोई भी एक सिटीजन ऑफ इंडिया रहा हो एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। ठीक है, पहले फादर था, फादर होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके बाद कह दिया गया कि नहीं भाई चलो फादर मदर कोई एक होना चाहिए, है ना। अब क्या होता है कि 3 दिसंबर 2004 ऑनवर्ड्स केस बदल गई। मतलब 3 दिसंबर 10 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के पहले तक, तो कोई भी एक पेरेंट यदि इंडियन है, इंडियन सिटीजन है, तो वो पर्सन का जन्म बाहर में भी हुआ होगा तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएगा। लेकिन अब 3 दिसंबर 2004 के बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म इंडिया से बाहर हुआ है तो ही शैल नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट, वंश के आधार पर खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं बन जाएगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो उनका जो बर्थ है ना, उनका बर्थ को इंडियन कंसुलेट, जिस कंट्री में रह रहे हैं जहाँ जन्म हुआ है वहाँ के इंडियन कंसुलेट के पास उनके बर्थ को 1 साल के भीतर रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तब उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की बाय डिसेंट, वंश के आधार पर। ठीक है, और यदि 1 साल का पीरियड के अंदर उन्होंने नहीं किया, ये टाइम एक्सपायर कर गया, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, या भारत सरकार से परमिशन लीजिए, परमिट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की। ठीक, एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा इंडियन कंसुलेट को, क्योंकि आप एक माइनर चाइल्ड का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, तो उसमें जो एप्लीकेशन के साथ आपको एक अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी राइटिंग में लिख कर, किसके द्वारा? फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ सच माइनर चाइल्ड, उसके फादर या मदर को एक लिख के देंगे कि वे, मतलब उनके पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं है। कहने का मतलब है कि वो किसी और कंट्री का उन्होंने सिटीजनशिप एक्वायर नहीं किया है, अभी भी वो इंडिया के ही सिटीजन हैं, ऐदर ऐदर वाला केस कोई एक जो भी होंगे, तो वो लिख के देंगे कि हम इंडिया के सिटीजन हैं, हमने किसी और कंट्री का सिटीजनशिप नहीं लिया है, उसका पासपोर्ट हम होल्ड, किसी और कंट्री का पासपोर्ट होल्ड नहीं करते हैं। ठीक है, और हमारे बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप प्रदान की जाए, ये अपना है ना, क्या कहते हैं, अंडरटेकिंग जो है वो आपको देना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ। अब एक और माइनर के केस के लिए एक और कंडीशन है कि एक माइनर है, मान के चलिए वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, कैसे? बाय वर्च्यू ऑफ डिसेंट, डिसेंट वंस के अकॉर्डिंग उसको मिला है सिटीजनशिप, और वो किसी और कंट्री का भी सिटीजन है, तो उसका इंडियन सिटीजनशिप वो सीज हो जाएगा, ख़त्म। यदि उसने नहीं रिनाउंस किया, नहीं छोड़ा सिटीजनशिप और नेशनलिटी ऑफ अनदर कंट्री 6 महीने के अंदर, जब अटेनिंग फुल एज, पूरा फुल एज अटेन करने के बाद यदि उसने 6 महीने के अंदर दूसरे कंट्री के सिटीजनशिप को नहीं रिनाउंस किया, है ना, नहीं त्याग दिया, तो आपका इंडियन सिटीजनशिप सीज। ठीक है, ये भी कंडीशन। चलिए अब देखते हैं थर्ड टाइप, दैट इज बाय रजिस्ट्रेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इट कैन रजिस्टर एनी पर्सन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, ऑन एन एप्लीकेशन। मतलब कोई पर्सन है वो अप्लाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया बनना चाहते हैं। ठीक है, और एक कंडीशन है कि वो कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, तो उसे सिटीजन ऑफ इंडिया बाय रजिस्ट्रेशन बनाया जा सकता है, उसे दिया जा सकता है।
यदि वो अभी जो आने वाले कैटेगरीज है उनमें से बिलोंग करता हो, किसी एक कैटेगरी, कम से कम किसी एक कैटेगरी से जरूर बिलोंग करता हो। वो कैटेगरी क्या है वो हम अब डिस्कस करेंगे। इसमें पहला कैटेगरी है कि कोई पर्सन है वो भारतीय मूल का है, इंडियन ओरिजिन, और वो भारत में 7 साल से रह रहा है, आमतौर पे ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह, और उसके बाद वो अप्लाई करता है फॉर रजिस्ट्रेशन, तो वो उसे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिल सकती है। ये हुए पहला कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 7 साल उनको ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह भारत में रहना जरूरी है। उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा कैटेगरी है कि कोई पर्सन है वो इंडियन ओरिजिन का है, भारतीय मूल का है, और वो किसी अन्य कंट्री में रह रहा हो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट की तरह, या वो किसी एक अन्य प्लेस पे रह रहा हो जो कंट्री, ये कंट्री या प्लेस जो है ना, ये आउटसाइड होना चाहिए अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर। मतलब कहने का है कि वो पाकिस्तान का नहीं हो सकता, वो बांग्लादेश का नहीं हो सकता। और इंडिया का तो केस पहला केस में हम डिस्कस कर ही चुके हैं, जो इंडिया में रह रहा हो। अब इन 3 देश को छोड़ के किसी और देश में रह रहा हो, उनकी बात हो रही है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा कैटेगरी है कि एक पर्सन है, उसने शादी कर ली है किसी एक सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ, और वो भारत में रह रहा हो 7 साल से, और तब उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया बाय रजिस्ट्रेशन। ये 3 हो गए। अब हम आते हैं चौथा। चौथा है कि जो माइनर चाइल्ड्स हैं पर्सन्स के, किसी के माइनर चाइल्ड जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं अपने माइनर चाइल्ड के लिए फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, और पांचवा कैटेगरी, कोई पर्सन है ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, और जिसके पेरेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं एज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भी इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब सिक्स कैटेगरी देखिए, एक पर्सन है ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, या तो वो या उसके पेरेंट्स, कोई पेरेंट्स पहले रह चुके हैं सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना, और वो पर्सन भारत में 12 महीने रह चुका है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ्स, और उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है फॉर रजिस्ट्रेशन एज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब सेवन्थ कैटेगरी देखिए, एक पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, वो रजिस्टर्ड है एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और 5 साल से, फॉर 5 ईयर्स से वो ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है, और वह भारत में रह रहा है, रह चुका है फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने उसके पूरे हो गए भारत में रह के। अब उसके बाद जब वो अप्लाई करेगा फॉर रजिस्ट्रेशन, तो वो एलिजिबल होगा फॉर बाय रजिस्ट्रेशन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इन सब केसेस में जो पर्सन है उसको क्या आवश्यकता है, सबसे नेसेसरी चीज़ क्या है कि वो, उसका इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, या तो उसका इंडियन ओरिजिन हो, या उसके कोई पेरेंट्स इंडियन ओरिजिन हो, है ना, है ना, तो उनका, उस व्यक्ति का या उसके कोई एक पेरेंट या पेरेंट्स का जन्म हुआ हो अनडिवाइडेड इंडिया में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये एरिया में। ठीक है, या फिर एक ऐसे टेरिटरी में जो, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया का पार्ट बन गया हो, काफ़ी जैसे सिक्किम विक्किम में सब इंडिया में मिले, है ना, स्टेटहुड मिला इनको, तो अब वहाँ से जो पर्सन बिलोंग करता हो, या वहाँ के पर्सन के कोई पेरेंट, पर्सन के जो पेरेंट्स होंगे, तो वो सब कहलाएंगे इंडियन ओरिजिन। ठीक है, और अभी ऊपर जितने कैटेगरीज और पर्सन हमने बताए, इन सभी को एक ओथ लेना पड़ेगा, ओथ ऑफ एलिजियंस, निष्ठा का शपथ, है ना, बिफोर, इससे पहले कि उसको उनको रजिस्टर किया जाए एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और उस ओथ का फॉर्म देखिए यहाँ पर दिया गया है, आई A/B जो भी हो, डू solemnly affirm or swear that I will bear true faith and allegiance to the
Constitution of India as by law established, and that I will faithfully observe the laws of India and fulfill my duties as a citizen of India। ये शपथ लेना पड़ेगा उनको। ये हमारे देश के प्रति निष्ठा की शपथ है, विश्वास है ना, ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब फोर्थ कैटेगरी जो है ना वो आती है बाय न्यूट्रलाइजेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी एक ऐसे पर्सन को बाय द वे ऑफ एप्लीकेशन ग्रांट कर सकती है सर्टिफिकेट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हाँ, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। यदि ये फॉलोइंग सभी क्वालिफिकेशंस वो पर्सन पोजेस करता है तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मिल जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि वो क्वालिफिकेशंस क्या है। पहला क्वालिफिकेशन है कि वो जो है पर्सन एक किसी ऐसे कंट्री का सिटीजन या सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जहाँ पर जो भारत के सिटीजन्स हैं उनको रोका जाता है फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट और सिटीजन दैट कंट्री बाय न्यूट्रलाइजेशन। हम उन्हीं कंट्री के पर्सन्स या सब्जेक्ट को न्यूट्रलाइजेशन सर्टिफिकेट देंगे जो हमारे सिटीजन्स को जो है सब्जेक्ट और सिटीजन अपने देश के सिटीजन बनने के लिए न्यूट्रलाइजेशन देता हो, है ना। मतलब एक हाथ से लीजिए एक हाथ से दीजिए, इस तरह का पॉलिसी। जो हमें नहीं देता हो जो कंट्री सर्टिफिकेट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमारे सिटीजन्स को, तो उनके सिटीजन्स को हम नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरह का है भाईचारा। दूसरा कंडीशन है कि यदि वह पर्सन सिटीजन है किसी दूसरे कंट्री का तो वो सब एक अंडरटेकिंग देगा, है ना, कि हम जो है उस कंट्री के सिटीजनशिप को रिनाउंस कर देंगे। ठीक है, जब हमारा एप्लीकेशन जो है फॉर इंडियन सिटीजनशिप वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो उस प्रक्रिया के दौरान हम दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप जो है उसको त्याग देंगे, रिनाउंस कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये होना चाहिए मनसा ये होना चाहिए। ठीक है। थर्ड क्या है कि वो पर्सन या तो इंडिया में मतलब रिसाइड करना चाहिए, उसको इंडिया में रहना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस में होना चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से या तो ये या तो वो, या कुछ पोर्शन वो इंडिया में रहा हो और कुछ पोर्शन है ना पार्टली वो सर्विस में रहा हो ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेवा में रहा हो तो पार्टली पार्टली भी ले सकते हैं या कम्प्लीटली ये या ये वो फर्स्ट क्राइटेरिया सेकंड क्राइटेरिया भी ले सकते हैं। और ये होना चाहिए टोटल 12 महीने का पीरियड। जब भी हम अप्लाई करेंगे उसके पहले के 12 महीने को देखा जाएगा। उस 12 महीने में कुछ मान लीजिए तो पूरा आप इंडिया में रहे हों या पूरा सर्विस में रहे हो ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, या कुछ महीने आप कुछ दिन आप रिसाइड किए हो इंडिया में और कुछ दिन आप सर्विस में रहे हो, तो टोटल 12 मंथ्स काउंट होगा। ठीक है, डेट एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले के 12 महीने को देखा जाएगा कि आपने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब चौथा पॉइंट जो है उसको समझिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये, कि जिस पर्सन को हम जिस पर्सन को सिटीजनशिप देंगे, ठीक है, उसके और जिस दिन भी अप्लाई करेगा उसके 12 महीने पहले का तो बता दिया पिछले वाले इसमें क्वालिफिकेशन में, और उस 12 महीने के और पहले चले जाइए 14 साल। ठीक है, उस 12 महीने का पास्ट में चले जाइए जिस दिन अप्लाई किए हैं, और उस 12 महीने से भी और पास्ट 14 ईयर्स, और उस पीरियड के बारे में यहाँ बताया गया वो 14 ईयर्स का पीरियड। उस पीरियड में देखा जाएगा कि आप इसमें उसमें या तो जो पर्सन है वो इधर रिसाइड किया होगा इंडिया में या फिर सर्विस दिया होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, या फिर दोनों को पार्टली पार्टली ले सकते हैं कि कुछ दिन वो रिसाइड किया होगा और कुछ दिन सेवा में होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो उस 14 साल में यदि आपने टोटल एग्रीगेट जो है 11 साल से कम नहीं होना चाहिए, तो 11 साल यदि आप ये दोनों चीज़ जो है ना रिसाइडिंग इन इंडिया और सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, है ना, और पार्टली वन एंड पार्टली अदर, ये जो चीज़ है ये टोटल आपका एग्रीगेट होना चाहिए 11 साल। 11 साल ये दोनों मिला के या कोई अकेला भी, यदि आपने 11 साल ये चीज़ किया होगा इसमें आप इन्वॉल्व होंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो 11 साल वो हो गया, और उसके बाद जो है 12 मंथ्स आपको एप्लीकेशन के पहले, तो टोटल 12 साल हो गए। तो 12 साल मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ एप्लीकेशन के पहले द मिनिमम पीरियड।
ठीक है ना। तो 14 साल को आप कभी मान लीजिए मिस हो गया तो 14 साल में 11 साल एग्रीगेट होना चाहिए इस दो एक्टिविटीज़ में आपको एग्रीगेट। अब अगला जो है सिंपल है, उसका कैरेक्टर गुड होना चाहिए भाई। कोई गुंडा मावाली को तो सिटीजन बनाएगा नहीं, है ना। गुड कैरेक्टर होना चाहिए उसका, टेररिस्ट को तो बनाएगा नहीं। तो ये तो छोटा कंडीशन है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट। और उसके बाद एक और क्वालिफिकेशन है कि जो हमारे 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस स्पेसिफाइड हैं उसमें से कोई एक लैंग्वेज का एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए, कोई एक भाषा आनी चाहिए एडिक्वेट, है ना। ये हो गया। और जो हमारा लास्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है कि जब ये प्रक्रिया चल रही होगी सर्टिफिकेट ऑफ न्यूट्रिलाइजेशन की, और उनको सर्टिफिकेट न्यूट्रिलाइजेशन दे दिया जाएगा, ग्रांट कर दिया जाएगा, तो उसके बाद उनकी जो मंशा है ना वो होनी चाहिए इंडिया में रहने की। ठीक है, तो ये होनी चाहिए। या उनकी मंशा होनी चाहिए कि हम किसी सेवा में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द गवर्नमेंट इन इंडिया, उस सेवा में या तो एंटर करें या कंटिन्यू, पहले से हैं तो उसको कंटिन्यू करने का इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, या फिर कोई एक ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंटर करें या उनके सर्विस दें उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें इंडिया एक मेंबर हो। ठीक है, या फिर कोई एक ऐसा सोसाइटी या कंपनी या एक बॉडी ऑफ पर्सन्स जो जिसकी स्थापना भारत में हुई हो। तो उनके मंशा को भी देखा जाता है कि आप इनका मंशा क्या है। तो यदि इस तरह का कोई मंशा है तो वेल एंड गुड, यू आर क्वालिफाइड, है ना। तो सिंपल मंशा इसमें है कि आपको भारत में रहना पड़ेगा, इतना तो होना ही चाहिए, है ना। या भारत माँ की सेवा में अपना समय दीजिए किसी भी तरह से, सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आके या कोई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, किसी सोसाइटी, कोई कंपनी, कोई बॉडी ऑफ पर्सन्स, तो किसी न किसी तरह से आपको भारत में भारत के लिए योगदान देना है, ये इंटेंशन होना चाहिए। है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, कि इन सारे कंडीशंस क्वालिफिकेशंस में से या तो सभी को या किसी को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेव कर सकती है, मतलब माफ़ कर सकती है। चलो भाई ये कंडीशन आपको माफ़ करते हैं, इसको आपको फुलफिल नहीं भी करोगे तो चलेगा, या हम आपके लिए सारे कंडीशंस माफ़ कर देते हैं। लेकिन वो किसके लिए होगा? वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जिन्होंने एक विशेष जो है ना विशेष तरह का सर्विस प्रोवाइड किया हो, है ना। डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द फील्ड ऑफ साइंस, फिलोसॉफी, आर्ट, लिटरेचर, विश्व की शांति के लिए, वर्ल्ड पीस, या फिर मानव जाति के विकास के लिए, ह्यूमन प्रोग्रेस। ठीक है, तो उसके बाद होता है कि सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट न्यूट्रलाइज बाय न्यूट्रलाइजेशन आपको मिल गया। अब आप ले लीजिए शपथ, यू हैव टू टेक एन ओथ ऑफ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसके बाद आप सिटीजन्स बन गए।